दुनिया जहान में इस हफ्ते यूक्रेन पर हमले के साल भर बाद क्या है पुतिन की नई योजना। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। साल भर पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उन्होंने इसे विशेष सैन्य कार्रवाई कहा। पिछली सर्दियों की शुरुआत में जिन शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा किया था, उनमें से कई जगहों पर जवाबी हमला करते हुए यूक्रेन की सेना ने उन पर दोबारा कब्जा कर लिया। पिछली फरवरी में राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी हमला असफल हो गया था और यूक्रेन को अपने नियंत्रण में लेने में रूस को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। लेकिन खुफिया जानकारियों के मुताबिक रूस गर्मियों से पहले यूक्रेन पर बड़ा जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। खबरें ये भी हैं कि रूसी सेना में हजारों नए सैनिकों की भर्ती के बाद रूस की सेना को नया बल मिला है और उसने लड़ाकू विमानों व तोपों को बड़ी तादाद में यूक्रेन के पास तैनात करना शुरू कर दिया है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन को लेकर पुतिन की नई योजना क्या है। पार्ट 1, बसंत का हमला। इस साल सर्दियों में लड़ाई ज्यादातर डोनबास क्षेत्र में चलती रही। रूस के पूर्व में स्थित डोनबास पर रूस ने 2014 में भी हमला किया था, जब उसने क्राइमिया पर हमला करके उसे हथिया लिया था। पिछली फरवरी में पुतिन ने डोनबास और उससे सटे हुए लुहांस्क प्रांत पर कब्जा करके उसे रूस में मिला लिया था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाया है। आने वाले कुछ महीनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई ठिकानों पर भारी बमबारी की। अब रूसी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में मोर्चाबंदी कर ली है। पश्चिमी खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस ने नए हमले की तैयारी में तोपों और लड़ाकू जेट की तैनाती कर दी है। इस हमले का स्वरूप क्या हो सकता है? ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि ये हमला कीव पर कब्जा करने के लिए रूस के सहयोगी देश बेलारूस से भी किया जा सकता है। ये जानने के लिए हमने बात की क्रिस्टोफ क्लावेन से, जो यूरोपीय परिषद में विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। ऐसी संभावना कम है, क्योंकि अगर बेलारूस से हमले की योजना होती तो हमें वहां बड़े पैमाने पर तैनाती दिखाई देती। बसंत की शुरुआत में हमला होता है तो रूस डोनबास क्षेत्र और यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को निशाना बनाएगा और संभवतः बसंत के खत्म होते होते हमला धीमा पड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि रूस यूक्रेनी सेना के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के मोर्चे तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन रूस के सामने समस्या ये है कि उसने हाल ही में जिन सैनिकों की भर्ती की है, उनके पास अनुभव और प्रशिक्षण की कमी है। अगर यूक्रेनी सेना से गलतियां होती हैं तो रूसी कमांडर उसका कुछ फायदा उठा सकते हैं, लेकिन नए रूसी सैनिकों के पास अनुभव की कमी है। अगर वो कामयाब होते हैं तो यूक्रेनी सेना को 20 से 30 किलोमीटर पीछे हटना पड़ सकता है। पिछले एक साल में रूसी सेना के लगभग 20 सैन्य जनरलों को उनकी विफलता की वजह से हटाया जा चुका है और सेना का मनोबल कमजोर हुआ है। लेकिन उसने डोनबास क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं रूस ने इस दौरान अपने सहयोगी देश बेलारूस, ईरान और उत्तरी कोरिया से नए हथियार हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब यह है कि रूसी कार्रवाई भले ही ज्यादा कारगर न रही हो, मगर उसे जारी रखना संभव है। रूस यूक्रेनी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके अधिक से अधिक सैनिकों को हताहत करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना को कमजोर करके थकाया जा सके। लड़ाई में अगर रूस को अपेक्षित सफलता न भी मिले तब भी इतना काफ़ी हो सकता है और यूक्रेन को जितने हथियार पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं उससे ज़्यादा हथियार रूस अपनी सेना को सप्लाई कर सकता है। लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी यूक्रेनी सेना उतना कमज़ोर होती जाएगी। इसीलिए रूस की रणनीति यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी करके छोटे हमलों के जरिए उसे नुकसान पहुंचाने की है। पुतिन चाहते हैं कि अगर यूक्रेनी सेना को हराया न भी जा सके तो कम से कम उसके मनोबल को तोड़ दिया जाए।
For him, it's a contest of will. पुतिन के लिए यह इच्छा शक्ति की लड़ाई है। लगातार यूक्रेनी सेना पर हमले करके वो पश्चिमी देशों को यह दिखाना चाहते हैं कि रूस एक बड़ी ताकत है और अपनी सेना को बेहिसाब हथियार दे सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है, मगर पुतिन पश्चिमी देशों के सामने यह छवि जरूर पेश करना चाहते हैं ताकि वो यूक्रेन को सहायता बंद कर दें। मगर रूस की सैन्य महत्वाकांक्षा वागनर ग्रुप पर निर्भर करती है, जो कि रूस की एक निजी कंपनी के लड़ाके हैं। पार्ट 2, वागनर ग्रुप। वागनर ग्रुप पहली बार 2014 में चर्चा में आया था, जब उसने रूस समर्थक पृथकतावादियों के साथ मिलकर डोनाबास में यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ाई की थी। अब लड़ाई में वागनर ग्रुप रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए हमने बात की प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ट्रेसी जर्मन से, जो कि लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रतिरक्षा विषय की प्रोफेसर हैं। They call themselves a private military company. This network. ये अपने आप को एक निजी कंपनी बताता है, लेकिन रूसी सरकार के साथ इसके करीबी संबंध हैं। ये ग्रुप अफ्रीकी देशों में भी सक्रिय है, जहां पूर्व साम्राज्यवादी ताकतें सीधे कार्रवाई नहीं करना चाहती। वहां वागनर ग्रुप काम करता है। हालांकि रूस सीधे तौर पर इसे अपने सुरक्षा बल का हिस्सा नहीं मानता, मगर ये ग्रुप उन जगहों पर रूस के प्रभाव को बढ़ाता है। अभी तक यूक्रेन की लड़ाई में उसने रूस को उसके सैनिक लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछली गर्मियों के बाद से वो खुलकर लड़ाई में हिस्सा ले रहा है। वागनर ग्रुप के नेता हैं येवगेनी प्रिगोजिन। उन्हें कुछ लोग पुतिन का बावर्ची भी कहते हैं, क्योंकि पहले वो रूसी सरकार के लिए कैटरिंग का काम भी करते थे और उसी दौरान उनके पुतिन से संबंध बन गए। पिछले कुछ महीनों में वागनर के लड़ाकों की संख्या 10 गुना बढ़कर 50,000 तक पहुंच गई है। इसमें भर्ती हुए ज्यादातर लड़ाके रूसी जेलों से रिहा किए गए अपराधी हैं। I think it's been pushed into that role partly because मेरे ख्याल से रूस को इस लड़ाई में सैनिकों की जो कमी महसूस हो रही थी, वो वागनर ग्रुप ने पूरी की। पुतिन को इसका दूसरा फायदा ये है कि ये आधिकारिक रूसी सेना का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसके लड़ाकों के हताहत होने से रूसी सरकार पर वो सामाजिक दबाव नहीं आता है जो रूसी सैनिकों के यूक्रेन में मारे जाने से पड़ता है। दूसरा फायदा ये है कि पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन की सहायता का एक जवाब भी है, मगर ये लड़ाके सजायाफ्ता अपराधी हैं जिन्हें युद्ध का अनुभव नहीं है और न ही महारत है। मेरी रिपोर्टों के अनुसार इसमें से 80% लड़ाके युद्ध में मारे गए हैं। इन अपराधियों के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अगर वो आगे बढ़ने के आदेश को नहीं मानते तो उन्हें गोली मार दी जाती है। वागनर ग्रुप के लड़ाके बड़ी संख्या में मारे तो गए हैं, लेकिन उन पर आम यूक्रेनी लोगों को यातना देने के आरोप भी लगे हैं। साथ ही ये ग्रुप कुछ सफलताओं के श्रेय के लिए कई बार रूसी सेना के अधिकारियों से टकराता भी नजर आया है। I think it's likely moving forwards that हालांकि ये ग्रुप सामान्य रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ता है और यूक्रेन में रूसी सेना की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन इसके लड़ाकों के मारे जाने की संख्या रूसी हताहतों के आधिकारिक संख्या में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से युद्ध भूमि पर असफलताओं का दोष सीधे पुतिन पर नहीं आता और वो अपनी अव्यवहारिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगे रह सकते हैं। पार्ट 3, पुतिन और रूसी मातृभूमि। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के लक्ष्य क्या हाल के दिनों में बदले हैं, ये समझने के लिए हमने बात की अपनी तीसरी एक्सपर्ट एंजेला स्टेंट से, जो कि विदेश नीति की विशेषज्ञ हैं और अमेरिका के ब्रुकिंग्स संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। पुतिन और क्रेमलिन में राजनीतिक नेतृत्व जानबूझकर इस पर अस्पष्ट बना हुआ है। अगर आप मुझसे पूछें कि युद्ध में उनका लक्ष्य क्या है, तो जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि वो इसे बदलते रहते हैं। उनका निजी लक्ष्य तो यूक्रेन पर कब्जा करना होगा, लेकिन क्या इसके लिए उनके पास कोई टाइम टेबल है? एंजेला कहती हैं कि लड़ाई में कई नाकामयाबियों के बावजूद रूस में शायद ही कोई ऐसा हो जो पुतिन को इस युद्ध से पीछे हटने की सलाह देता हो। उन्होंने वहाँ ऐसी व्यवस्था बना दी है कि ज्यादातर लोग वहाँ इस मीडिया प्रचार पर यकीन करते हैं कि पश्चिम रूस का दुश्मन है। लगभग 2 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। जगह जगह अंत्येष्टियां होती दिख रही हैं।
फिर भी इतने साल से सरकारी प्रचार सुनते सुनते लोगों के दिमाग शिथिल पड़ गए हैं। रूस के बाहर से खबरें उन तक पहुंचती ही नहीं हैं। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि यूक्रेन ने ही रूस पर हमला किया है, और जो लोग रूसी सरकार के यूक्रेन पर हमले का विरोध करते हैं या तो वो रूस से भाग चुके हैं या जेल में बंद कर दिए गए हैं। जो रूस में हैं भी वो चुप बैठे हैं। रूस में कई लोग जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार को यूक्रेन पर नियंत्रण करने के लिए और सख्ती से काम लेना चाहिए था। The only public opposition he faces जो लोग सरकार की युद्ध नीति का विरोध कर रहे हैं वो येवगेनी प्रिगोजिन जैसे लोग हैं। येवगेनी प्रिगोजिन वागनर ग्रुप के नेता हैं। उन्होंने सीधे पुतिन की आलोचना नहीं की, लेकिन रक्षा मंत्रालय की आलोचना जरूर की है। इसके अलावा कई ब्लॉगर हैं और शाम को टीवी शो पर आने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि रूसी सेना को और बेहतर तरीके से लड़ना चाहिए था और कड़ाई से पेश आना चाहिए था। और जहां तक रूसी प्रशासन में पुतिन की नजदीकी सलाहकारों से चर्चा की बात है, एंजेला स्टेंट कहती हैं कि वहां प्रशासन में इतनी अपारदर्शिता है कि कहना मुश्किल है कि उसके भीतर क्या हो रहा है। कुछ व्यवहारिक सोच रखने वाले लोग हैं, जैसे सेंट्रल बैंक के गवर्नर या उद्योगपति, जो युद्ध से पहले पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहते थे। वो भी अब दबाव में आकर सरकारी राग ही अलाप रहे हैं या फिर चुप हैं। शायद यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जे की अपनी महत्वाकांक्षा को लगाम लगाने की बजाय बाल्टिक क्षेत्र के दूसरे देशों पर भी नजर गड़ा सकते हैं। So at least officially he is saying that Ukraine कम से कम अभी पुतिन यही कह रहे हैं कि यूक्रेन और उसके बाल्टिक देश परंपरागत रूप से रूसी मुख्य भूमि का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें रूस में वापस मिलाना है। उनकी घरेलू राजनीति के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो एक तानाशाह के नाते वो लंबे समय तक रूस की सत्ता में बने रह सकते हैं। ऐसे में बातचीत या समझौते के जरिए ये संघर्ष नजदीकी भविष्य में खत्म होता नजर नहीं आता। तो अगर बसंत की शुरुआत में पुतिन यूक्रेन पर नया हमला करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? पार्ट 4, एक फंसा हुआ संघर्ष। अगर पुतिन रूसी सेना को यूक्रेन में और भीतर भेजने की कोशिश करते हैं तो रूसी सेना को मैदानी इलाकों में यूक्रेनी सेना के टैंक और तोपों का सामना करना पड़ेगा और लड़ाई फिर शहरों के भीतर लड़ी जाएगी। हमारे चौथे एक्सपर्ट सैमुअल रमानी यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वो कहते हैं कि बाखमुत शहर, जहां कई महीनों से लड़ाई जारी है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ सकता है, लेकिन वो पीछे हटकर फिर बाखमुत पर कब्जे के लिए हमला करेंगे। नए भर्ती किए गए रूसी सैनिकों के मुकाबले यूक्रेनी सैनिक अधिक अनुभवी हैं और शहरी लड़ाई में माहिर हैं। इसलिए रूसी सैनिक अधिक संख्या के बावजूद प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि उन्हें तेजी से तैनाती में दिक्कत आएगी। यूक्रेनी सेना को पश्चिमी देशों से प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार मिल रहे हैं। उसके मुकाबले रूस के हथियार पुराने हैं और कम प्रभावी हैं। रूस के पास सटीक मार करने वाले हथियारों और मिसाइलों की कमी है। इन हथियारों को बनाने के लिए जरूरी माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टरों की सप्लाई पश्चिमी देशों ने रोक दी है। वहीं चीन भी इसमें रूस की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। दूसरे, रूस की सेना के पास गोला बारूद भी तेजी से खत्म हो रहा है और उसका उत्पादन भी रूस पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहा है। इन समस्याओं के अलावा रूसी सेना के सामने दूसरी चुनौती है जीते हुए इलाके पर कब्जा बरकरार रखने की। पता नहीं रूस की मोर्चाबंदी कितनी मजबूत है और वो यूक्रेन के अत्याधुनिक टैंक और मिसाइलों के सामने टिक पाएगी या नहीं। अगर वो कमजोर रही तो यूक्रेनी सेना जवाबी हमला करके उन ठिकानों पर वापस कब्जा कर लेगी। ये सुनकर तो लगता है कि जिस जीत का वादा पुतिन ने रूसी जनता से किया है, उसे पूरा करने से अभी वो काफी दूर है। जानमाल का नुकसान और हथियारों की कमी की वजह से हो सकता है कि रूस युद्ध विराम की सोचे। यह अप्रत्याशित ढंग से हो सकता है। जरूरी नहीं कि यह युद्ध विराम ज्यादा देर चले। इसलिए पुतिन की कोशिश रहेगी कि जितना संभव हो उतनी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। इससे उनका लक्ष्य आंशिक तौर पर पूरा हो सकता है और हार जीत के बिना युद्ध थम सकता है।
तो अंत में लौटते हैं अपने सवाल पर। अब यूक्रेन को लेकर पुतिन की योजना क्या होगी? साल भर चले युद्ध में भारी नुकसान के बावजूद पुतिन यूक्रेन को निशस्त्र करके नियंत्रण में लेने के मकसद में खास कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके बावजूद रूस में उनका समर्थन खास कम नहीं हुआ है। तो अब उनकी कोशिश होगी कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में बड़े इलाके पर कब्जा जमाकर उन्हें क्राइमिया प्रायद्वीप से जोड़ लिया जाए, जिसे उन्होंने 10 साल पहले हड़प लिया था, और फिर यूक्रेन सरकार पर समर्पण के लिए दबाव डाला जाए। पुतिन की कोशिश ये भी होगी कि यूक्रेन के परे दूसरे बाल्टिक देशों पर नियंत्रण करने और रूस को उसके अतीत जैसा शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की वो अपनी महत्वाकांक्षा को सींचते रहें।